चलें तो फिर करें स्टार्ट। तो आज का जो देखो हमारा टॉपिक है, ये तो मैं आपको लिखना है भूगर्भिक संरचना के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले तो हमें यही चीज़ लिखनी है कि भूगर्भिक संरचना के अनुसार भारत को चार प्रमुख भागों में बांटा गया है। चारों प्रमुख भाग कौन कौन से हैं हमें याद रखने हैं। पहला, उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला, इस तरीके से कह सकते हैं उत्तर भारत की पर्वतमाला। फैक्ट को समझने के साथ साथ लिखना भी है, ठीक है। ये उत्तर भारत की पर्वतमाला है, ये वाला पूरा हिस्सा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का पूर्वी और उत्तरी इलाका, उत्तराखंड, यहाँ पर नेपाल पूरा, ठीक है। इधर सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो बांटा गया है उसका है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसका मतलब है कि जो हमारा अपना एरिया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग, तो इसे हम इस तरीके से लगा सकते हैं। पंजाब का दक्षिणी इलाका, उसके बाद आपका हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश कुछ थोड़ा बहुत राजस्थान का भी है, और आगे चलकर बिहार वाला इलाका, ठीक है। ये होता आपका, हालांकि इससे थोड़ा सा और नीचे मान सकते हैं, ये होता उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक। उसके साथ साथ तीसरा जो बांटा गया है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के हिसाब से, मतलब कि भौगोलिक दृष्टि से भारत को चार भागों में बांटा गया है ना। तो तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीप पठार, ध्यान से समझना है, दक्षिण का प्रायद्वीप पठार। ये जो है आपका साउथ वाला इलाका है, जो कि हमारी जो कर्क रेखा है, जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। जब हमारी जो कर्क रेखा है वो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण, तो ये उत्तर और दक्षिण भागों में बांटती है, क्लियर। तो जो उत्तर वाला इलाका है, तो दक्षिण वाला इलाका टोटल, उत्तर वाले इलाके को छोड़कर दक्षिण वाला इलाका सारा ही क्या आता है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें कि कर्क रेखा के कुछ ऊपर का भी हिस्सा इसमें आता है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में कुछ हिस्सा, जैसे कि मान के चलो थोड़ा बहुत हिस्सा है, जैसे कि अब हम खनिज की दृष्टि से भी इसे देखेंगे कि कहाँ भारत में किस प्रकार के खनिज पाए जा रहे हैं, वो भी लिखने हैं। कहाँ खनिज किस प्रकार से पाए जा रहे हैं, ईंधन कहाँ से भारत में पाया जा रहा है, तो कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो उसके बाद और चौथा है आपका द्वीप, जैसे कि अंडमान निकोबार और आपके लक्षद्वीप, ये इधर देख सकते हैं, यहाँ पर अंडमान निकोबार है और यहाँ पर लक्षद्वीप है, ठीक। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इनके साथ साथ ये भी याद रखना है कि कहाँ इन क्षेत्रों में किस किस जगह खनिज की कितनी उत्पत्ति हो रही है। खनिज की क्षेत्र की दृष्टि से या खनिज उत्पादन की क्षेत्र की दृष्टि से भारत के कौन कौन से दुर्बल और प्रबल राज्य में दुर्बल क्षेत्र हैं और प्रबल क्षेत्र हैं। जैसे कि अभी इन चारों पॉइंट्स में अगर हम देखें, हमें जो याद रखना है वो ये लिख लेना है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान खनिज संसाधन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे दुर्बल क्षेत्र है। इसका मतलब साफ है, लिख लिया, पहले लिख रखा है ये सब, ये तो लिखो, पहले स्टार्ट कर दो कि खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर भारत का विशाल मैदान सबसे दुर्बल क्षेत्र है। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर भारत का मैदान सबसे दुर्बल क्षेत्र है। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर भारत का विशाल मैदान सबसे दुर्बल क्षेत्र है। अच्छा, अगर ये दुर्बल क्षेत्र है तो फिर क्यों है, इसका मुख्य कारण क्या है। देखिए, इसका मुख्य कारण ये है, अगर लिख लिया हो तो इसे थोड़ा सा समझ लें
क्योंकि यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र होने के कारण, क्योंकि यहाँ मैदानी क्षेत्र होने के कारण नदियाँ अपने साथ जो अवसाद बहाकर ला रही हैं, नदियाँ अपने साथ जो अवसाद बहाकर ला रही हैं, वो अब चूंकि ये मैदानी क्षेत्र है इसलिए वो कहीं भी उसको निक्षेपण नहीं कर पा रही है, जो हम कहते हैं एकत्रित। तो वो एकत्रित ना कर पाने के कारण सीधे अवसादों को आगे बहाकर ले जा रही हैं। तो बिना एकत्रित हुए चट्टान नहीं बनेगी, और चट्टान नहीं बनेगी तो हमें किसी भी खनिज की प्राप्ति नहीं होगी। यही कारण है कि उत्तर भारत के जो मैदान हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब का कुछ इलाका, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, इन क्षेत्रों में बहुत ही ना के बराबर या दुर्बल क्षेत्र माना जाता है खनिज संसाधन की दृष्टि से। मुख्य रूप से समझ में इतनी बात आ गई होगी, ये लाइन तो लिख ली, ये बिल्कुल ठीक है। हालांकि इसके साथ साथ इतना समझ लेना है कि क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र होने के कारण नदियां जो अवसाद बहाकर ला रही हैं, वो अवसाद मैदानी क्षेत्र होने के कारण वहां पर एकत्रित नहीं हो पा रहा, वो आगे को बहाकर ले जा रही है। यही कारण है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है वो खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे दुर्बल क्षेत्र है, ऐसा कह सकते हैं। प्रबल नहीं, दुर्बल। प्रबल उसे कहेंगे जहाँ पर ठीक ठाक मात्रा में खनिज पाया जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इन दो चीज़ों को समझने से पहले भी ये चीज़ समझनी जरूरी है। देखिए, खनिज जो पाया जाएगा कहीं ना कहीं चट्टानों में पाया जाएगा, किसी भी चट्टान में। अब सीधी सी बात है, खनिज की प्राप्ति किसी न किसी चट्टान से होगी। मेरी बात को समझो, खनिज की प्राप्ति जो होगी किसी न किसी चट्टान से होगी। और चट्टान कब बनेगी, बात यहाँ पर आती है, तो सीधा से याद रखना है, नदियाँ जो अपने साथ अवसाद बहाकर लाती हैं, गारा, कूड़ा करकट वगैरह इस तरीके से, और वो नदियाँ जब अवसाद बहाकर लाती हैं तो वो कुछ एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पर वो उसको एकत्रित करती हैं, इकट्ठा करती हैं, जिसे हम निक्षेपण भी कहते हैं, ठीक। तो उनसे जो निर्मित एक चट्टान बनती है, चट्टान, उनसे जो निर्मित एक स्थलाकृति बनती है, ऐसा कह सकते हैं, तो उसे हम चट्टान कहते हैं। अब कोई भी खनिज की प्राप्ति होगी, अब चाहे वो खनिज धात्विक हो, चाहे वो खनिज अधात्विक हो। धात्विक में जैसे कि मतलब कि सोना, चांदी, तांबा, क्रोमियम, जस्ता, सीसा, चाहे वो अधात्विक हो, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, ठीक। अब चाहे वो ईंधन खनिज हो, अगर किसी भी खनिज की प्राप्ति होगी तो सिर्फ और सिर्फ किससे होगी, चट्टान से। तो उसके लिए चट्टान बनना बेहद जरूरी है। तो उत्तर भारत में जब चट्टान बनी ही नहीं तो फिर खनिज की प्राप्ति कहाँ से होगी, वही सीधी सी बात है, इतना याद रखिए। उसके बाद अगर हम बात करें, इन दो पॉइंटों को आप समझने का प्रयास करें ठीक तरीके से। यदि ये दो पॉइंट समझ में आ जाते हैं तो मुझे लगता नहीं है, पूरा सेक्शन समझना बहुत आसान है इस टॉपिक का। अगर हमें ये पहचान करनी है कि किस चट्टान से ईंधन खनिज की प्राप्ति होगी और किस चट्टान से धातु खनिज की प्राप्ति होगी, धात्विक खनिज की प्राप्ति होगी, है ना। तो सीधा सिंपल सा पहचान याद रखनी है कि जिस चट्टान में जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं, नोट करके लिखिए, जिस चट्टान में जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं, जिस चट्टान में जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं जिस चट्टान में जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं वहां ईंधन खनिज की प्राप्ति होती है, वहां पर ईंधन खनिज की प्राप्ति होती है, वहां पर ईंधन खनिज की प्राप्ति होती है। और जिन चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते, और जिन चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते
और जीवाश्म चट्टानों में, और जिन चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते, उन चट्टानों से धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। उन चट्टानों से धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। हो गया क्लियर? क्लियर? अब बात यहाँ पर ये आएगी कि भाई पहचान कैसे पड़ेगी, कैसे पहचान ऐसे पड़ जाएगी कि ये जीवाश्म चट्टान है या फिर ये जीवाश्म मुक्त चट्टान है। तो जो मानव की उत्पत्ति से पहले चट्टान निर्मित हुई हैं, ध्यान दीजिए, जो मानव की उत्पत्ति से पहले, जो मुख्य पॉइंट है वो तो लिख लिया, ठीक है, केवल समझना है। अब जो मानव की उत्पत्ति से पहले चट्टान निर्मित हुई हैं, मानव की उत्पत्ति से मतलब है सभी जीव जंतुओं की उत्पत्ति से। और सभी जीव जंतु, जब तक जीव जंतु नहीं होंगे, नदियां जीव जंतु के अवशेष बहाकर नहीं ले जा रही होंगी, उसमें जीव जंतुओं के अवशेष ही नहीं होंगे, तो वो जो चट्टान जो निर्मित होगी बिना जीव जंतुओं के अवशेष के, तो वो आपकी उस चट्टान में जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जीवाश्म के अवशेष बहाकर ही नहीं ला रहे नदियाँ। तो जो चट्टान निर्मित हुई तो उसमें कहाँ से पाए जाएंगे? तो इस तरीके से याद रखो। पहला पॉइंट बहुत हैवी पॉइंट है जो हमें याद रखना है, कई बार ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, इसका मतलब कुछ चट्टानें ऐसी थी जो मानव की उत्पत्ति से पहले हुई, तो उनमें सीधा सा हम कह सकते हैं कि उनमें जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाएंगे, या उन्हें जीवाश्म मुक्त चट्टान भी कहते हैं। क्लियर? और जिनमें जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं, ऐसी चट्टान जिनमें जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं, जो कि मैंने अभी लिखवाया भी है, उसमें ईंधन खनिज की प्राप्ति होती है। ईंधन खनिज जैसे कि कोयला। क्लियर? कई बार ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में कौन सा कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले की जो किस्म है उनमें सबसे उच्च श्रेणी का कोयला है, बेहतर क्वालिटी का कोयला है, और एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर जो चट्टान निर्मित है उनमें पाया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन। और धात्विक खनिज कहाँ पाए जाएंगे, किन चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाएंगे? तो सीधा ऐसा याद रखना है कि जिन चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष पाए जाएंगे, सॉरी, जिन चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाएंगे उनमें धात्विक खनिज पाए जाएंगे, और जिन चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष पाए जाएंगे उनमें ईंधन खनिज ही पाया जाएगा। क्लियर? उसके बाद इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो रब करने पर कहाँ है सर? नहीं ना है, दूसरा देखिए उधर। हाँ, ये इस देखिए, अब जो हमें देखना है, क्या क्या देखना है इसके अंतर्गत, ये जो सारे पॉइंट्स थे, सबसे पहला पॉइंट डालिए, पहले तो ये हेडिंग डालिए, मोटा मोटा तो देखो इतना तो याद रखना ही है कि जो उत्तर भारत का जो पर्वतमाला थी, उत्तर भारत की पर्वतमाला, उसके अंतर्गत ज्यादा खनिजों की प्राप्ति तो नहीं होती, लेकिन हाँ इसके अंतर्गत कोयले की प्राप्ति होती है, जिसके अंतर्गत एंथ्रासाइट कोयला आता है। ठीक है, तो एंथ्रासाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। क्लियर? इतना याद रखना है। चूंकि ये पहाड़ी, ये आपका हिमालय इलाका भी है, तो यहाँ पर ही एंथ्रासाइट, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं उत्तर भारत की जो पर्वतमाला है, उत्तर भारत की पर्वतमाला जो कि खुद हिमालय का क्षेत्र है, उसमें अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस खनिज की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पे ईंधन खनिज की प्राप्ति होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या पाया जा रहा है? कोयला। ऐसा याद रखना। सेकंड, मैंने अभी बताया कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में किसी भी प्रकार की कोई खनिज की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है वो भी मैंने आपको बताया क्यों नहीं हो रही है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बनते हैं, तो यहाँ से पहले ये चीज लिखिए, दक्षिण का प्रायद्वीप पठार।
दक्षिण का प्रायद्वीप पठार। दक्षिण का प्रायद्वीप पठार। क्लियर। सबसे पहले इसमें लिखिए खनिज संसाधन के क्षेत्र की दृष्टि से सबसे प्रबल क्षेत्र है। दक्षिण का प्रायद्वीप पठार खनिज संसाधन की क्षेत्र की दृष्टि से सबसे प्रबल क्षेत्र है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे अधिक या इस क्षेत्र में सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं या ठीक ठाक मात्रा में पाए जाते हैं। दोनों तरीके से याद रखना। दक्षिण का प्रायद्वीप पठार खनिज संसाधन की क्षेत्र की दृष्टि से सबसे प्रबल क्षेत्र है, मतलब कि एक ठीक ठाक क्षेत्र है जहां से खनिज की प्राप्ति होती है। और अभी मैंने कुछ समय पहले बताया कि खनिज संसाधन की क्षेत्र की दृष्टि से अगर सबसे दुर्बल क्षेत्र है भारत में तो कौन सा है? उत्तर भारत का विशाल मैदान, है ना, क्योंकि वहां से बिल्कुल भी प्राप्ति नहीं हो रही। इतना क्लियर है? लिख लिया जी सभी ने? इसके अंतर्गत 6 प्रकार की चट्टानें आती हैं। इसके अंतर्गत 6 प्रकार की चट्टानें आती हैं जहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाएंगे, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अंतर्गत 6 प्रकार की चट्टानें आती हैं। ध्यान दीजिए, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार जो कि खनिज संसाधन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे प्रबल क्षेत्र है। क्लियर? अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे दुर्बल क्षेत्र कौन सा, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई खनिज इतनी मात्रा में नहीं पाया जाता। अब अगर ये प्रबल क्षेत्र है, यहाँ पर ठीक ठाक मात्रा में खनिज पाए भी जा रहे हैं, क्लियर, तो भाई इसके अंतर्गत फिर कौन कौन सी चट्टानें आती हैं? तो ये जो 6 चट्टानें हैं इनका क्रम है। पहले तो हमें क्रम भी याद होना चाहिए, कई बार क्या है सीधा एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाएगा, इनका क्रम क्या। दूसरा, अब इनके बारे में हमें सारी के सारा डिटेल भी जानना है, जो मुख्य पॉइंट्स लिखने हैं। तो दक्षिण के प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत पहली जो चट्टान आती है उसका नाम है आर्कियन क्रम की चट्टान। लिख लेनी है आर्कियन क्रम की चट्टान है। आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है, एक बार पूरा लिख लेंगे फिर आगे को ऐसे ही। आर्कियन क्रम की चट्टान। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है इसी के अंतर्गत धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, क्लियर। इसके बाद आती है आपकी कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तीसरे नंबर पर आती है कुडप्पा। कुडप्पा ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ठीक, इसके बाद आती हैं विंध्य क्रम की चट्टानें, जो कि विंध्याचल पर्वत के नाम पर इसका नाम पड़ा, विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानें। इसके बाद आती है आपकी गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड क्रम की चट्टानें। और लास्ट जो आती है आपकी वो आती है बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान। कई बार क्या है कि यहां से क्वेश्चन में कई बार तो क्रम पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। वो पूछेगा कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत चट्टानों का क्रम व्यवस्थित कीजिए, मतलब क्रम में लगाइए। अब देखो ये भी याद होना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो इतना मेरे अनुभव के हिसाब से होना चाहिए। दोनों तरीके से क्रम याद रखिए, कभी ऐसा ना पूछ ले ऊपर से नीचे का क्रम पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है नीचे से ऊपर का भी क्रम पूछा जा सकता है। दूसरा, इनके बारे में हमें डिटेल पढ़नी है और हम केवल इतना ये बात स्पष्ट कर सकते हैं यहाँ से कि दक्षिण का जो प्रायद्वीप पठार है इसका मतलब ज़्यादातर भारत में जो खनिज पाए जाते हैं, अगर हम मैप पे देखें तो हमारा इस दक्षिण भारत के इस क्षेत्र में ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं,
खनिज। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से अगर उत्तर और दक्षिण के ही रूप में अगर प्रश्न कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई उत्तर भारत में खनिज संसाधन की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र भारत में प्रबल क्षेत्र है? ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी उत्तर और दक्षिण भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तब हम सीधा कह सकते हैं भाई हाँ दक्षिण भारत है, क्योंकि उसी के अंतर्गत मैक्सिमम खनिज पाया जाता है। इसी क्रम में अगर हम पहले बात करें, सबसे पहले थी आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो सबसे पहले इस पॉइंट में लिखिए कि यह सबसे प्राचीन चट्टान है। क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टान है वो सबसे प्राचीन चट्टान है। लिखिए आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान है। आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान है। यह मानव जीवन से भी पुरानी है। अब आप ये सोच सकते हैं कि मानव जीवन से भी पुरानी है, तो यहां से इतना कहने के साथ ही एक चीज दिमाग में स्पष्ट हो गई होगी मेरे हिसाब से कि अगर ये मानव जीवन से भी पुरानी है तो इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव ही पाया जाएगा। ये बात क्लियर है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे कि अगर ये मानव जीवन से भी पुरानी है, मानव जीवन से संबंधित मतलब कि ये जीव जंतुओं से भी उत्पत्ति से पुरानी है, तो यहाँ से एक बात तो स्पष्ट हो गई, इतनी दिमाग में क्लियर हो गई होगी, अभी भी मैंने समझाई है कुछ समय पहले कि इसमें जीवाश्म का अभाव पाया ही पाया जाना, इसमें जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन से भी पुरानी है। चूंकि ये मानव जीवन से पुरानी है और मानव जीवन से पुरानी है तो इसमें जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाएंगे। तो आगे लिखिए इसलिए इसे जीवाश्म मुक्त चट्टान भी कहते हैं। 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 लिख लिया सभी ने? इसलिए इसे जीवाश्म मुक्त चट्टान भी कहते हैं। लिख लिया? आर्कियन क्रम की चट्टान के अंतर्गत नीस, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट और शिस्ट प्रकार की चट्टान आती है। तीन उदाहरण याद रखने इसके। आर्कियन क्रम की चट्टान के अंतर्गत नीस, आर्कियन क्रम की चट्टान के अंतर्गत नीस, ग्रेनाइट, आर्कियन क्रम की चट्टान के अंतर्गत नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट प्रकार की चट्टानें आती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टान के अंतर्गत नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट प्रकार की चट्टानें आती हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन सीधा बन जाएगा एग्जाम में, यह हमेशा याद रखें। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान के अंतर्गत नहीं आती। ध्यान दीजिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सी चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान के अंतर्गत नहीं आती। ऑप्शन में दे दिया जाएगा ए नीस, बी ग्रेनाइट, सी शिस्ट और डी को छोड़ दे दिया जाएगा। तो वहीं पर हमें क्लियर हो जाएगा हाँ भाई ये नहीं आती है इसके अंतर्गत। इसे हम थोड़ा सा याद रखेंगे। क्लियर? उसके बाद अगर हम इनके विस्तार की अगर हम बात करें तो मोटा सा अगर इनका विस्तार कहाँ, ये मोटी मोटी कहाँ पाई जाती है, इतना अगर हम ध्यान दें तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु, ध्यान रखना नीचे कर्नाटक और तमिलनाडु इस हिस्से में भी आर्कियन क्रम की चट्टान देखने को मिलती है। ठीक है? क्लियर?
उसके बाद जब कर्नाटक तमिलनाडु है तो आंध्र प्रदेश, ये वाले हिस्से में ये कुछ लगभग देखने को पाई जाती है। मोटे मोटे ध्यान रखिए, लिख लो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, देखिए ये रहे बिल्कुल साथ का इलाका है, बिल्कुल इस तरीके से लिखें। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। याद रखने का भी एक बेहतर सा तरीका है, देखिए एक मिनट, देखो कर्नाटक तमिलनाडु यहाँ पर दो, कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश यहाँ पर भी ये पाई जाती है। कौन सी? आर्कियन क्रम की चट्टानें। अगर हम इसके अलावा बात करें कैसे याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड। देखिए कितने आसान है याद करना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं, लिख लीजिए। फिर से एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पूरे को रिकैप कर रहा हूँ। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत 6 प्रकार की चट्टानें आती हैं, इतना याद रखना, क्लियर। उसके बाद इनका क्रम एक बार फिर से ध्यान रखें, सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान, फिर उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फिर उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें, फिर उसके बाद विंध्य क्रम की चट्टानें, फिर उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और फिर उसके बाद बैसाख चट्टानें, या इसे दक्कन टर्की कहते हैं, ठीक है, उस समय लिखा दूंगा। आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान है, एक तो याद रखनी है भाई, सीधी सी बात है, अगर इतनी चट्टानों में सबसे पहली है कोई सी तो वही तो प्राचीन होगी, सीधी सी बात है। अगर बात आधुनिक की आ जाएगी सबसे, बेसाल्ट है वो लास्ट में है, ठीक है। तो उसके बाद सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान है। यह मानव जीवन से भी पुरानी है, अगर मानव जीवन से पुरानी है तो सीधी सी बात है आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाएंगे, और मैं पहले ही बता चुका हूं जिसमें जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाएंगे तो सीधा सा सोच लीजिए कि उसमें आपके ईंधन खनिज की प्राप्ति नहीं होगी। ईंधन खनिज की प्राप्ति केवल उसी चट्टानों से होगी, याद रखने, जहां पर जीवाश्म के अवशेष पाए जाएंगे। उसके बाद आर्कियन क्रम की चट्टान को जीवाश्म मुक्त चट्टान भी कहते हैं, वो इसलिए तो कहते हैं क्योंकि उसमें जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते। दूसरा, आर्कियन क्रम की चट्टान के अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें आती हैं, तो नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट, ये 3 प्रकार की चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। अगर हम इनके प्राप्ति स्थल की बात करें कि कहां से ये प्राप्त हो रही है, तो सीधा सा याद रखना, मोटा सा याद रखना, एक बार दिमाग में फिगर मैप में क्लियर कर ले, क्लियर हो जाएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आर्कियन क्रम की चट्टानें यहाँ देखने को मिलती है। हालांकि आंध्र प्रदेश में दूसरी भी मिलेंगी, धारवाड़ की भी मिलेंगी, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि अभी मैंने पहले ही बताया है कि खनिज संसाधन की दृष्टि से अगर सबसे प्रबल क्षेत्र है तो वो कौन सा है, दक्षिण का प्रायद्वीप पठार। इसका मतलब पूरे दक्षिण के जो क्षेत्र है भारत का, इसी में लगभग क्या पाया जाता है, खनिज। तो मुख्य रूप से आर्कियन क्रम की चट्टानें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ऊपर की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है इतना?